Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's most important question based on topic medical surgical nursing. This is important question series video #82. If you guys wanna watch previous most important questions video, you can check out description box below. And hey guys, don't forget to follow us on other social media platform. All the social media links are provided on our description box below. So let's start with the question. Question number 1 is, which of the following inadequate secretion of a hormone from the pituitary gland leads to the adrenal insufficiency? पिट्यूटरी ग्लैंड के निम्न में से कौन से हार्मोन के इनएडुकेट सिक्रीशन के कारण एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए एफएसएच, बी टीएसएच, सी कॉर्टिकोट्रोफिन और डी एडीएच. And the correct option is option number C, that is कोर्टिकोट्रोफिन. पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाला कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन यदि इनएडुकेट सिक्रीशन होता है, मतलब उसका जो सिक्रीशन है वो इनएडुकेट तरीके से होता है, तो पेशेंट में एड्रिनल इनसफिशिएंसी की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है. बाकी वाले जो सारे ऑप्शन हैं, ये वाले जो हार्मोन हैं जैसे टीएसएच, एडीएच, एफएसएच आदि भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही सिक्रीट होते हैं, लेकिन इनमें से किसी जो ये सारे हार्मोन्स दे रखे हैं इसमें किसी से भी एड्रिनल इनसफिशिएंसी की शिकायत नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन एन ओल्डर अडल्ट पेशेंट इंडिकेट्स द स्किन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन? एक ओल्डर अडल्ट पेशेंट में निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में मरीज में स्किन से संबंधित कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रस्टिंग, बी डीपनिंग ऑफ एक्सप्रेशन लाइंस, सी थिनिंग एंड लूज ऑफ इलास्टिसिटी इन द स्किन और डी रिंकलिंग. And the correct option is option number A, that is crusting. ओल्ड एज में स्किन में अनेक फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जैसे थिनिंग ऑफ द स्किन, लूज ऑफ इलास्टिसिटी, डीपनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन लाइन, रिंकल आदि. ये जो सारे जो स्किन वाले प्रॉब्लम्स हैं ये स्किन के ओल्ड एज में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन यदि स्किन पर क्रशिंग यानी पपड़ी बनती है तो यह स्किन से संबंधित कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, which of the following method according to the nurse is correct for the palpating of the frontanals in a 18-month-old toddler? एक 18 माह के टुडलर बच्चे में फ्रंटेनल नर्स के अनुसार निम्न में से किस प्रकार से पाल्पेट होंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए ओपन एंटीरियर फ्रंटेनल एंड क्लोज्ड पोस्टीरियर फ्रंटेनल, बी क्लोज्ड एंटीरियर एंड ओपन पोस्टीरियर फ्रंटेनल, C open anterior and posterior frontal or D closed anterior and posterior frontal. And the correct option is option number D, that is closed anterior and posterior frontal. एंटीरियर फॉन्टेनल यानी जो डायमंड शेप के होते हैं लगभग 9 मंथ से 18 मंथ के बीच में, और पोस्टीरियर फ्रंटनल जो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं वो लगभग 2 से 3 माह में यानी 10 से 12 सप्ताह में क्लोज हो जाते हैं. इसीलिए 18 माह से 19 माह की उम्र के बाद एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जो फ्रंटनल है वो बंद हो जाएंगे, मतलब क्लोज्ड पाल्पेट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following instruction about medication must be given by the nurse to the patient of recurrent UTI, urinary tract infection? एक रिकरेंट यूटीआई वाले पेशेंट को नर्स के द्वारा मेडिकेशन लेने से संबंधित निम्न में से कौन सा इंस्ट्रक्शन आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए द मेडिकेशन इज जनरली गिवन 4 times a day, B
it doesn't matter when the medication is given? C. The medication should be given right before bedtime. Or D. The medication should be given first thing in the morning. And the correct option is option number C, that is the medication should be given right before bedtime. महिलाओं में यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी पुरुषों से ज़्यादा होती है क्योंकि महिलाओं में यूरिथ्रल ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस व एनस बहुत पास पास होते हैं। इसके लिए एंटीबॉडीज़ मेडिकेशन मुख्यतः दिन में एक बार और वो भी बेड टाइम में दी जाती है क्योंकि रात में यानी नाइट के टाइम को पेशाब ना करने के कारण पैथोजेंस मतलब जो मूत्राशय व मूत्रवाहिनियों से ज़्यादा समय तक रहते हैं, इससे इन्फेक्शन का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि ब्लैडर व यूरिथ्रल में यूरिन इकट्ठा ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following assessment finding is abnormal in a 60-year-old patient? एक 60 वर्षीय पेशेंट में निम्न में से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग्स को अबनॉर्मल माना जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए. हिस्ट्री ऑफ स्लोड सेक्सुअल रिस्पॉन्स, बी. डिक्रीज स्पर्म काउंट, सी. स्मॉल फर्म टेस्टिस ऑन पाल्पेशन और डी. डिक्रीज्ड प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन लेवल। And the correct option is option number B, that is decreased sperm count. स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो लगातार एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस के बावजूद होता रहता है। पेशेंट में यदि स्पर्म काउंट की कमी पाई जाती है मतलब डिक्रीज इन स्पर्म काउंट होता है तो ये अबनॉर्मल फाइंडिंग्स मानी जाती है। बाकी वाले जो सारे ऑप्शन वाली असेसमेंट फाइंडिंग्स हैं वो उम्र के साथ डीजनरेटिव चेंजेस के रूप में देखने को मिलती है। Question number 6 is, what is the best time of a day to give diuretic drugs to a patient? Your options are A. morning, B. bedtime, C. noon or D. anytime. And the correct option is option number A, that is morning. पेशेंट को डायूरेटिक्स देने का समय सुबह यानी मॉर्निंग को होना चाहिए ताकि जो डायूरेटिक दवाई है वो पूरे दिन वर्क कर सके और यूरिनेशन का कार्य मुख्यतः दिन में ही हो सके। यदि पेशेंट को डायूरेटिक ड्रग्स जो है वो सोते समय देते हैं तो पेशेंट को रात को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। इससे उसकी जो नींद है वो खराब या डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following nursing intervention nurse should take first if a patient complains about discomfort in a bladder and urethra if he is at urinary retention catheter? एक यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर वाला पेशेंट नर्स से ब्लैडर और यूरिथ्रा में डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन करता है। ऐसी सिचुएशन में नर्स को सर्वप्रथम निम्न में से कौन सा जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं A. notify the physician, B. irrigate the catheter with prescribed solution, C. milking the tube gently or D. check the patency of the catheter. And the correct option is option number D, that is check the patency of the catheter. जब यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर वाला मरीज ब्लैडर और यूरिथ्रा में डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन करता है तो नर्स को सबसे पहले कैथेटर की पेटेंसी को इंश्योर करना चाहिए ताकि ब्लैडर डिस्टेंशन व अन्य कॉम्प्लिकेशन को यथाशीघ्र रोका जा सके और फिजिशियन का इन्फॉर्म करने से पूर्व नर्स को कैथेटर की पेटेंसी या मतलब जो कैथेटर की पेटेंसी है उसको स्टैब्लिश करने का प्रयास खुद ही करना चाहिए। और जो ऑप्शन है मिल्किंग द ट्यूब जेंटली, ये वाला जो इंटरवेंशन है ये मुख्यतः कैथेटर ब्लॉक होने पर किया जा सकता है और इसके अलावा नर्स को इरिगेशन को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है उसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फिजिशियन ऑर्डर्स डेली स्टूल एग्जामिनेशन फॉर अ पेशेंट विद अ chronic inflammation. These stool examination are ordered to determine
Your options are A. Culture and sensitivity, B. Occult blood and organism, C. Fat and undigested food, or D. Ova and parasites. And the correct option is option number B, that is occult blood and organisms. स्टूल में अकल्ट ब्लड के द्वारा एक्टिव ब्लीडिंग का पता चलता है और स्टूल एग्जामिनेशन जो होता है वो इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो जीआई ट्रैक है उसके फर्दर इन्फेक्शन या यथाशीघ्र उसको पता लगा लिया जा सके और डैमेज इंटेस्टाइनल के द्वारा पूरे शरीर में फैलने से रोका जा सके। सामान्यतः बाकी वाले जो सारे फाइंडिंग्स हैं जैसे ओवा एंड पैरासाइट्स, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, फैट एंड इनडाइजेस्टेड फूड आदि के लिए स्टूल एग्जामिनेशन नहीं कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following test can be performed to diagnose hiatal hernia? Your options are A. Lower GI X-ray series, B. Abdominal X-ray series, C. Barium swallow, or D. None of the above. And the correct option is option number C, that is barium swallow. बेरियम मील स्वैलो टेस्ट, इस टेस्ट से डायफ्राम में स्टमक की पोजीशन को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इससे हिएटल हर्निया की सीवियरिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके अलावा जो हिएटल हर्निया है उसका प्रमुख कॉमन सिम्टम्स होता है ईसोफेजियल रिफ्लेक्स। Okay my future nurses, next and the last question of this video is which of the following hormones stimulate the flow of pancreatic enzyme? पैनक्रेटिक एंजाइम के फ्लो का स्टिमुलेशन निम्न में से किस सब्सटेंस या हार्मोन के द्वारा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. कोलिसिस्टोकाइनिन, बी. एंट्रोक्रिनियन, सी. पैनक्रियोजाइमिन, और डी. एंट्रोगेस्ट्रॉन. And the correct option is option number C, that is pancreozymin. पैनक्रिएटिक एंजाइम, इसका जो फ्लो है उसको स्टिमुलेट करने का कार्य जो होता है वो पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। यह डिओडेनल म्यूकोसा के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और यह एमाइलेज के प्रोडक्शन को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा एंट्रोक्राइनिन के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन को बढ़ोतरी होती है और एंट्रोगेस्टेरॉन के द्वारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन व मोबिलिटी में कमी होती है। और अगर हम यहाँ पे कोलिसिस्टोकाइनिन की बात करें तो इसके द्वारा गॉल ब्लैडर से बाइल के फ्लो का स्टिमुलेशन होता है। So that is all for today's video guys. Hope you all like it. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. I'll see you tomorrow. Thanks for watching.